जब दुश्मन पहाड़ी पे ऊपर था तो उस समय उस पे हमला करने के लिए इस फील्ड हॉवित्ज़र का इस्तेमाल किया जाता था। कि ये हमारे लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे जो 1/11 गोरखा राइफल्स के थे, बंकर रिज को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, तो दुश्मन के सारे बंकरों को तबाह भी कर दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा उर्फ शेर शाह। 500 से ज़्यादा हमारे सैनिक शहीद हुए, सबकी उम्र 20 से 25 साल के बीच था, यंग सोल्जर्स थे। उनकी बदौलत हमने पीछे जो चोटियाँ हमारी उन पे कब्जा काया। उनकी बॉडी वापस आई हिंदुस्तान तो काफ़ी ब्रूटल तरीके से उसके साथ सलूक किया था पाकिस्तानी सोल्जर्स ने। मेजर विवेक गुप्ता 2 राजपूताना राइफल्स के थे और इन्हें भी महावीर चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। अब वो लड़ाई कर रहे हैं, सेकंडों का खेल होता है जब ये रॉकेट लॉन्चर्स और इस तरीके के हथियार जब अब इस्तेमाल होते हैं वॉर में। तो ये देखिए लामा हेलीकॉप्टर्स इनको कहते हैं और पीछे LH ध्रुव हैं। ये इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर्स हैं जो आर्मी एविएशन कोर है उसकी, और लगातार ये गश्त लगाते रहते हैं। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा MiG-21 को फ्लाई करते हुए आगे बढ़ रहे थे बटालिक सेक्टर में। पाकिस्तानियों ने 2 गोलियां मारी थी, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बात कंफर्म हुई थी। इसके बाद हर उस वीर का नाम अंकित है, हर उस सोल्जर का नाम अंकित है जिसने देश के लिए अपनी जान दी है। गोली लगने के बाद भी वो जो चैलेंजिंग स्पिरिट, वो जो जोश होता है अंदर से, वो नहीं टूटता, और यही चीज़ इंडियन आर्मी को बाकी फ़ौजों से अलग बनाती है। मैं और मेरे साथी शुभम इस वक्त मौजूद है करगिल वॉर मेमोरियल में जो द्रास में बना है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ऑपरेशन विजय को जो श्रद्धांजलि देते हुए, उसमें जो भी हमारे सोल्जर शहीद हुए थे उनको ट्रिब्यूट देते हुए एक वॉर मेमोरियल है। ये द्रास इलाके में पड़ता है और वहाँ पे जैसे दिल्ली में हम देखते हैं इंडिया गेट पे अमर जवान ज्योति, उस तरह की अमर जवान ज्योति है। मेरे राइट साइड में जो सैनिक हैं जितने, हम अभी वहाँ भी चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि उनके मेमोरियल्स टाइप से बने हैं, उनके नाम लिखे हैं कि उन्होंने क्या किया, किस यूनिट के थे तमाम। लेफ्ट साइड में आप हर्ट ऑफ रिमेम्बरेंस है, हम अभी उसमें भी दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से जो वॉर लड़ी गई थी, जो वॉर की स्टोरीज़ हैं वो हम आपको दिखाएंगे अंदर की क्या क्या स्टोरीज़ है। इसके अलावा मैं शुभम से कहूँगा कि वो पूरा एक बार वॉर मेमोरियल दिखाएं कि जो हमारी बोफोर्स थी, जिसकी वजह से जो फाइनल असॉल्ट की बात होती है टाइगर हिल पे और तमाम हिल्स पे, बोफोर्स जो हमारी आर्टिलरी यूनिट की थी, वो सब यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। इसके अलावा जो हमारे सारे शहीद यंग ऑफिसर्स, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, उनके भी यहाँ नाम अंकित हैं इन म्यूरल्स पे, हम अभी वहाँ चलेंगे। लेकिन इससे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हम आपको दिखाएंगे, ये वो वेपन्स हैं। देखिए यहाँ से ये फील्ड हॉवित्ज़र है। जब दुश्मन पहाड़ी पे ऊपर था तो उस समय उस पे हमला करने के लिए इस फील्ड हॉवित्ज़र का इस्तेमाल किया जाता था। तोप है, ये छोटी साइज़ की तोप है, हॉवित्ज़र कहते हैं इसको। और इससे डायरेक्ट जब आप नीचे रहते हैं, पहाड़ी पे नीचे होते हैं, तो दुश्मन उस समय ऊपर से एडवांटेजियस पोजीशन में होता है। एक तो उस दौरान अगर आपको दुश्मन पे हमला करना है तो ये इस तरीके के हथियार काफ़ी काम आते हैं। इसके अलावा आगे हम जैसे जैसे बढ़ते हैं तो करगिल की कहानियाँ हमें सुनने को मिलती हैं। मतलब एक एक कदम आपका ना यहाँ पे एक एक स्टोरी आपको बताएगा। ये ऐसी जगह है। थोड़ा सा आगे हम चलेंगे और यहाँ पे जो हमारे शहीद जवान थे उनके यहाँ पे मूर्तियाँ लगी हैं, उनकी बनाई गई हैं। तो हम एक एक मूर्ति पे ज़रा चलते हैं, देखते हैं कि वो किन की मूर्ति है। और ये देखिए, शुभम से मैं कहूँगा दिखाएं कि ये हमारे लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे जो 1/11 गोरखा राइफल्स के थे और बंकर रिज को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे 2 जुलाई 1999 को खालूबार में। उन्होंने सब कुछ, मतलब दुश्मन के सारे बंकरों को तबाह भी कर दिया। लेकिन दुश्मन चूँकि एडवांटेजियस पोजीशन पे था तो उस समय वो काफ़ी हैवी बुलेट इंजरीज हुई उनको, और उस वजह से उनकी वो शहादत हुई और उसके बाद से उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके अलावा जिसको हम मूवीज़ में हमने खूब देखा है, कैप्टन विक्रम बत्रा उर्फ शेर शाह। शेर शाह इनका कोड नेम था। 20 जून 1999 को कैप्टन विक्रम बत्रा .5140 पे अपने सोल्जर्स को लेके जा रहे थे। लेकिन उस दौरान वो इतना, मतलब जो ये हम सुनते हैं कि जो वहाँ से मैसेज उन्होंने भेजा था .5140 पे, वो ये था कि ये दिल मांगे मोर, यानी एक जीत के बाद अभी भी मन नहीं भरा। क्योंकि उन्होंने अपने CEO जो थे अभी जो लेफ्टिनेंट जनरल पद से रिटायर हुए, हमने ललन टॉप में उनसे बातचीत भी की थी और उन्होंने इस बारे में बताया भी था
कि कैप्टन विक्रम बत्रा का जो स्पिरिट था, जो यंग स्पिरिट था, वो आज भी मतलब जितने भी यंगस्टर्स इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं तो वो एक बार कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानियाँ ज़रूर सुनते हैं और उससे इंस्पायर होते हैं कि यार क्या स्पिरिट रही होगी एकदम इतने यंग सोल्जर की कि 20 से 25। एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि करगिल में हमारे जितने भी जवान लड़ रहे थे या जो भी यंग ऑफिसर्स थे, मैक्सिमम जो हमारे 500 से ज़्यादा हमारे सैनिक शहीद हुए, सबकी उम्र 20 से 25 साल के बीच थी। यानी हमारे सारे जो यंग ब्लड था, यंग सोल्जर्स थे, उनकी बदौलत हमने पीछे जो चोटियाँ हमारी उन पे कब्ज़ा पाया। तो हम वापस आते हैं विक्रम बत्रा की कहानी पे। जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के ये थे और इसके जो इन्होंने कैप्चर किया पॉइंट 4875, अब उसके सम्मान में इनके सम्मान में उस जगह को अब बत्रा टॉप कहा जाता है और इसके लिए इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे ठीक पीछे अभी बोफोर्स तोप है। बोफोर्स वो गन थी जब दुश्मन बहुत ऊपर था, एडवांटेजियस पोजीशन पे था, तो उस समय लग रहा था कि मतलब दुश्मन जीत जाएगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा प्लान था कश्मीर से लद्दाख को कट ऑफ करना। क्योंकि जब आप ऊपर होते हैं, वॉर के टाइम जब आप ऊपर होते हैं तो आपको एडवांटेज होती है कि आप एक पत्थर भी फेंकेंगे तो बहुत तेज़ रफ्तार से वो नीचे आता है और इस वजह से हमारे सैनिकों को चढ़ने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। इस तरह की लड़ाई की कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कोई अनुभव नहीं था हमारे जवानों को, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। एक नॉन रिटन अंडरस्टैंडिंग थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच तब कि जब ठंड का टाइम होता है तो दोनों लोग अपने विंटर पोस्ट जो होती है, विंटर वैकेटेड पोस्ट कहते हैं उसको खाली करके पोस्ट से नीचे चले जाते थे, थोड़े लो एल्टीट्यूड पे चले जाते थे, क्योंकि वहाँ 10-12 फीट की बर्फ़ हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया, उसने अपनी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवानों को वहाँ पे भेजना शुरू कर दिया और उसके बाद हमें पता चला, बटालिक सेक्टर से पहले खबर आई, छुटपुट खबरें आती थी पहले कि क्या हो रहा है, कुछ तो ऊपर चल रहा है, तो हमारी पेट्रोल पार्टी गई थी और सबसे पहले लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया गए, जो एलआरपी होती है। जब ठंड में हम पोस्ट को वैकेट भी कर देते हैं फिर भी हम एलआरपी यानी लॉन्ग रेंज पेट्रोल, जो लंबी दूरी की पेट्रोल है, एक पेट्रोल पार्टी जाती है जो गश्त लगाने, तो 15 से 20 दिन तक वो गश्त लगाती है, उसके बाद वो वापस आती है। लेकिन लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया वापस नहीं आए, उनके साथियों पे ज़बरदस्त हमला हुआ और जब उनकी बॉडी वापस आई हिंदुस्तान तो काफ़ी ब्रूटल तरीके से उसके साथ सलूक किया था पाकिस्तानी सोल्जर्स ने। तो ये मतलब पाकिस्तान, और कई बार तो ऐसी बॉडी आई जैसे कैप्टन, अभी हम आते हैं इनकी कहानी पे। मेजर पदम पानी आचार्य 2 राजपुताना राइफल्स से ये बिलोंग करते थे और इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। जो सबसे खतरनाक लड़ाई मानी जाती है, सबसे स्टीप चढ़ाई मानी जाती है कि अगर ये लड़ाई हम नहीं जीतते तो हमारा नेशनल हाईवे नंबर 1 पे कब्जा नहीं हो पाता और श्रीनगर से जो लद्दाख का रास्ता है वो कट ऑफ हो जाता। तो 2 राजरिफ उस समय आई थी और मेजर आचार्य उस एक कंपनी को लीड कर रहे थे। उसी दौरान जब असॉल्ट हुआ तो इन्होंने एक बंकर को उड़ा दिया। ऐसी हमें अभी जब हम इनके कुछ सोल्जर से बात कर रहे थे तो हमें पता चला कि इन्होंने एक बंकर को उड़ाया, लेकिन जैसे ही ये आगे दूसरे बंकर को उड़ाने के लिए बढ़े, हैवी मशीन गन का फायर आया और दुश्मन, चूंकि रात के समय इन्होंने अटैक किया था और तोलोलिंग की जो चढ़ाई है वो बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है, तो इस वजह से रोप क्लाइंबिंग करना और इस तरीके की चीज़ों को, क्योंकि इंडियन आर्मी के पास उस तरीके का कोई स्टेट क्राफ्ट या उस तरह की ट्रेनिंग नहीं थी उस समय तक। हालांकि अब बहुत सारी इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, अलग अलग तरीके की। हमारे पास सियाचिन बैटल स्कूल है, उसके बाद करगिल बैटल स्कूल भी बना जो तमाम तरीके की ट्रेनिंग है। और उसी दौरान 2 राजरिफ के मेजर पदम पानी आचार्य जो तोलोलिंग की लड़ाई में उस समय वो शहीद हो गए थे। हमारे ऊपर मैं कहूँगा शुभम से आपको दिखाएं कि कैमरे में अगर वो कैप्चर हो सके तो ये देखिए लामा हेलीकॉप्टर्स इनको कहते हैं और पीछे LH ध्रुव हैं। ये इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर्स हैं जो आर्मी एविएशन कोर है उसकी, और लगातार ये गश्त लगाते रहते हैं क्योंकि LOC और LAC लद्दाख में हम तो यहाँ से दोनों बहुत दूर नहीं हैं, तो इस वजह से यहाँ पे हवाई पेट्रोलिंग और ये हमेशा होती रहती है ताकि किसी भी चीज़ की, किसी भी कोई भी एडवर्सरी एनिमी बॉर्डर क्रॉस करके या लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके आगे ना आ पाए। अब हम आते हैं मेजर राजेश अधिकारी की कहानी पे। 18 ग्रेनेडियर्स वो यूनिट थी जो बहुत ज़्यादा इनको कैजुअलिटी झेलनी पड़ी। 30 मई 1999 को वो जब ये लोग तोलोलिंग के ऊपर चढ़ रहे थे तो मेजर राजेश अधिकारी को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो थी एनिमी की उसको कैप्चर करने के लिए कहा गया। हालांकि वहाँ से
काफ़ी हैवी फायर आ रहा था, क्योंकि दुश्मन, जैसा कि हमने बताया कि एक एडवांटेजियस पोजीशन होती है जब आप हिली एरिया में होते हैं तो वहाँ से काफ़ी हैवी फायर आ रहा था। बावजूद इसके मेजर अधिकारी आगे बढ़ते रहे। छुप-छुप के वो दुश्मन के, कहते हैं कि करीब-करीब 30 मीटर तक पहुँच गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे असॉल्ट किया तो दुश्मन ने उन्हें देख लिया और दुश्मन ने हैवी फायर खोल दिया। उसके बाद कहते हैं कि वहाँ पे पाकिस्तानी सोल्जर से इतना क्लोज कॉम्बैट, जब इनको गोलियां लग चुकी थी, बावजूद इसके उन्होंने लड़ाई जारी रखी काफ़ी देर तक। लेकिन बुलेट की जो इंजरी होती है वो धीरे धीरे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है उस समय, और करगिल ऐसी जगह है जहाँ पे मौसम बदलते देर नहीं लगती। अभी 1 घंटे पहले बारिश हो रही थी जब हम यहाँ आए थे, और अभी बिल्कुल अभी धूप निकल गई है, फिर बारिश हो सकती है। मतलब यहाँ पे क्योंकि वैली है, वैली का इलाका है, तो यहाँ पे जो क्लाउड्स होते हैं, हमें पता है, वो आकर फंस जाते हैं बीच में। तो उस वजह से यहाँ पे मौसम का जो बदलाव है वो बहुत जल्दी होता है, बहुत रैपिड बदलाव होता है। तो हम आते हैं मेजर अधिकारी की कहानी पे वापस से। तो मेजर अधिकारी क्लोज कॉम्बैट कर रहे थे पाकिस्तानी सोल्जर से, लेकिन उसके बावजूद जब बुलेट इंजरी है तो रात को उस समय किसी समय, मतलब 18 ग्रेनेडियर्स, उनके साथी योगेंद्र सिंह यादव और तमाम उनके जो सीईओ हैं वो बताते हैं कि उसी रात को किसी समय उनके प्राण निकल गए। और इस वीरता के लिए, क्योंकि अगर मेजर अधिकारी ने, कहते हैं कि असॉल्ट नहीं किया होता उस रात, तो दुश्मन की जो एक बहुत स्ट्रांग होल्ड पोजीशन वाला बंकर था वो हम कैप्चर नहीं कर पाए होते, क्योंकि छोटे कई सारे संगर, बंकर और सेंट्री पोस्ट टाइप की बना रखी थी पाकिस्तान ने। और ये पाकिस्तान को एक एडवांटेज दे रहा था बार बार, क्योंकि हमें पता नहीं था कि वो हैं कहाँ। हमें उस समय तक बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तानियों ने इस तरीके से चीज़ें, इतने हैवी डिप्लॉयमेंट वहाँ कर रखी है, इवन आर्टिलरी भी डिप्लॉय कर रखी थी उन्होंने। तो मेजर राजेश अधिकारी को उनके इस वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके बाद हम आते हैं मेजर विवेक गुप्ता की कहानी पे। मेजर विवेक गुप्ता 2 राजपूताना राइफल्स के थे और इन्हें भी महावीर चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। तोलोलिंग की लड़ाई जब हम कहते हैं, जो सबसे खतरनाक लड़ाइयों में से एक है, तो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि तोलोलिंग में हमारे जो सबसे ज़्यादा शहीद हुए थे वो थे हमारे यंग ऑफिसर्स, हमारे वो अफसर जो 20-25 साल के थे। तो मेजर विवेक गुप्ता आगे बढ़ रहे थे लगातार, अपनी कंपनी को ये लीड कर रहे थे। बावजूद उसके दुश्मन उन्हें देख पा रहा था, क्योंकि आप थोड़ी सी भी मूवमेंट करते हैं जब खड़ी चढ़ाई पे, और अगर दुश्मन ऊपर है तो आपको बिल्कुल ईजिली वो देख लेता है। तो जैसे ही इनको दुश्मन ने स्पॉट किया, इनकी ओर हैवी फायर खोला। मेजर गुप्ता को इंजरीज हुई, वहाँ पे बुलेट्स लगी। बावजूद इसके इन्होंने आगे बढ़ना, अपनी कंपनी को लीड करना जारी रखा। लेकिन जब होता क्या है कि जब आपको बुलेट इंजरी होती है तो आपका ब्लड लॉस होता है। ब्लड लॉस की वजह से धीरे धीरे आप अनकॉन्शियस होते जाते हैं, और इस वजह से वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स शुरू होने ही होती हैं। हालांकि काफ़ी देर तक मेजर गुप्ता ने वहाँ पे संभाल के रखा चीज़ों को, वहाँ पे लीड करते रहे। लेकिन बुलेट की इंजरी की वजह से मेजर गुप्ता के प्राण निकल गए और उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, और इसके लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके बाद हम आते हैं कैप्टन अनुज नैयर की कहानी पे। आपने एक मूवी देखी होगी, बहुत फेमस मूवी है, एलओसी कारगिल उस मूवी का नाम है। पूरे करगिल वॉर को उसमें डिपिक्ट किया गया है। जो एक्टर हैं सैफ अली खान, उन्होंने कैप्टन अनुज नैयर का किरदार अदा किया था उस मूवी में। कैप्टन अनुज नैयर उन यंग, जब हम बहुत यंग ब्लड और एनर्जेटिक ब्लड की बात करते हैं तो 2 नाम सबसे ज़्यादा सामने आते हैं, कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन अनुज नैयर। 6 जुलाई 1999 को इनकी जो चार्ली कंपनी थी उसको ऑब्जेक्टिव मिला कि जो वेस्टर्न स्लोप है, जो वेस्ट साइड है, 0.4875 का, उस पर कब्जा करें। उन्होंने कमांड लिया और एक पूरी प्लाटून लेकर आगे बढ़े। प्लाटून वो होती है जिसमें 30 से 50 सैनिकों का एक दल होता है, जिसको प्लाटून कहते हैं। जैसे ही प्लाटून आगे बढ़ा, उन्होंने 3 सैनिकों को बहुत क्लोज फायरिंग में मार गिराया। उन्होंने आरपीजी जो कहते हैं कि रॉकेट लॉन्चर, हमारे पास अभी काल गुस्ताव जैसे लॉन्चर्स हैं, उससे हमला किया, और 3 दुश्मन पाकिस्तान के 3 सैनिक वहीं ढेर हो गए। इस हमले के दौरान दुश्मन की ओर से भी एक आरपीजी का फायर आया और वो कैप्टन अनुज नैयर के बहुत करीब फटा, और उसकी वजह से मतलब कैप्टन अनुज नैयर के प्राण तुरंत उसी ऑन द स्पॉट निकल गए। और ये बहुत दुखद, मतलब आप सोचिए कितनी, अब वो लड़ाई कर रहे हैं, सेकंडों का खेल होता है जब ये रॉकेट लॉन्चर्स और इस तरीके के हथियार जब अब इस्तेमाल होते हैं वॉर में। ऐसे कहते हैं कि वॉर बहुत, मतलब हमें अपनी, देखिए, ज़मीन जीतने के लिए वॉर लड़नी पड़ती है, हर देश लड़ता है, उसे लड़नी भी चाहिए। लेकिन वॉर की जो कीमत होती है वो कैप्टन अनुज नैयर जैसे लोग अदा करते हैं हमारे लिए। तो कैप्टन अनुज नैयर को उनकी इस वीरता के लिए
महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके बाद हम धीरे-धीरे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो हर इस वॉर मेमोरियल को इस तरीके से बनाया गया है कि हर कोना अपने आप में एक स्टोरी समेटे हुए है। आप सुबह से शाम तक यहाँ घूमते रहिए, आपको हमेशा कुछ ना कुछ, कोई ना कोई स्टोरी मिल जाएगी। अभी तो यहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, बीते 27 सालों में लगातार चीज़ें डेवलप हो रही हैं। बट उस समय क्या स्थिति रही होगी, क्योंकि उस समय ना इंफ्रास्ट्रक्चर था इतना, ना रोड कनेक्टिविटी थी। एक ज़रिया था पहुँचने का अपने सैनिकों तक और अपनी पोस्ट तक, वो होते हैं हवाई हेलीकॉप्टर्स। वो भी ख़राब मौसम की वजह से ऊपर नहीं जा पाते। कैप्टन कैंग्रूज़े, इनकी कहानी है बहुत मतलब प्रेरित करती है लोगों को। इनको कैप्टन कैंग्रूज़े घातक प्लाटून को लीड कर रहे थे। हर बटालियन में एक प्लाटून होती है जो कमांडो यूनिट होती है, छोटी सी प्लाटून होती है, उसको घातक प्लाटून कहती है। और वो द्रास सेक्टर के ब्लैक रॉक पे उन्होंने 28 जून की रात हमला किया था। उन्होंने खुद से वॉलंटियर किया कि वो जो एक एनिमी की पोजीशन थी जहाँ पे मीडियम मशीन गन उन्होंने लगा रखी थी, इन्होंने खुद से कहा कि मैं यहाँ खुद जाकर वॉलंटियर करूँगा और हमला करूँगा। तो इन्होंने खुद उन्होंने एक रॉकेट लॉन्चर फायर किया, मीडियम मशीन गन की जो पोस्ट थी उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े, उनको एनिमी सोल्जर्स की फायरिंग लगातार ऊपर से हो रही थी और उनको गोलियां लगी कई सारी। और इसके बाद उनके कारगिल में, वहीं द्रास सेक्टर में उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और इस वीरता के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब हम आते हैं कैप्टन केशिंग क्लिफोर्ड नोंग्राम पे। 12 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के कैप्टन नोंग्राम एक यंग ऑफिसर थे, इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। और पॉइंट 4812 जो बटालिक सेक्टर में है, वहाँ पे 30 जून की रात इन्होंने हमला किया। उनकी कंपनी जो थी वो ईस्टर्न अप्रोच, मतलब ईस्ट साइड जो होता है, वहाँ से उन्होंने अटैक करने की कोशिश की। लेकिन अपनी परवाह उन्होंने ना करते हुए एनिमी का जो संगर होता है, जो जहाँ पे वो छोटी सी पोस्ट बनाते हैं और वो खाना पीना अपना और एमुनिशंस वगैरह रखते हैं, वहाँ पे उन्होंने हमला किया। और इसके बाद मतलब इनके बारे में जब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि इनको पता नहीं किस तरीके की वो ब्रेवरी थी, किस तरीके का वो साहस था कि इसकी वजह से उन्हें मतलब अपनी लगातार दुश्मन से ऊपर से बस्ट फायर जो कहते हैं जिसको, कि दुश्मन ने ऑटो फायर खोल रखा था मशीन गन का और लगातार वो कहते हैं ना डग 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 की आवाज़ आती है जो मशीन गन चलती है, उस तरीके से फायर आ रहा था। बावजूद इसके इन्होंने बढ़ने की कोशिश की, लेकिन चूंकि इतना हैवी फायर था कि आप उस तरीके से आप नहीं आगे बढ़ सकते, कहीं ना कहीं आपको गोली लग ही सकती है। और उन्होंने जाते जाते ऊपर पहुंचते पहुंचते दुश्मन के कई संगरों को बर्बाद कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि जब इंडियन आर्मी पूरे ऊपर पे टॉप पे आगे वापस रिट्रीट कर रही थी तो उन्हें बहुत आसानी हो गई वापस अटैक करने में। और जो रीग्रुपिंग होती है, पाकिस्तानी सेना जो छोटे छोटे उन्होंने संगर बना रखे थे वो जगह जगह तितर बितर हो गए। इससे हिंदुस्तान की इंडियन आर्मी को पूरी तरीके से मौका मिल गया कि वो एक पूरी टुकड़ी लेके हमला करे। और इस समय पॉइंट 4812 पे जो बटालिक सेक्टर में है, वहाँ इन्होंने अपने जान दी देश के लिए ताकि इनकी कंपनी आगे बढ़ सके और खुद की परवाह इन्होंने बिल्कुल नहीं की। तो इस वीरता के लिए इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अब हम वॉर मेमोरियल के उस हिस्से में चलते हैं जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने जो ऑपरेशन किया था, जिसे ऑपरेशन सफ़ेद सागर कहा गया, उस ऑपरेशन के बारे में एक MiG-21 का रेप्लिका है और तमाम जानकारियाँ दी गई हैं। हमारे न्यूज़ रूम में आए थे एयर चीफ मार्शल BS धनोआ साहब। धनोआ साहब ने जब हमें बताया कि कैसे इंडियन एयरफोर्स ने, क्योंकि उतनी हाइट पे ना इंडियन एयरफोर्स की कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई थी, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के पास उस समय ये MiG-21 थे, श्रीनगर एयरबेस पे तैनात थे और इस वजह से ये सुपरसोनिक विमान हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल तो थे, लेकिन पाकिस्तानी जो पोस्ट थी उन्होंने इनको सरफेस टू एयर मिसाइल से लॉक कर रखा था। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा की कहानी यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा पाकिस्तान के ऊपर रेकी कर रहे थे, लेकिन जब आप हवा में होते हैं, जब आप फाइटर जेट में होते हैं, तो आपको ये अंदाज़ा नहीं लगता कि आप कब LOC क्रॉस कर गए, क्योंकि वहाँ ऊपर से ऐसा कुछ नहीं दिखता कि कोई डिमार्केशन हो, कोई नक्शा हो या ऐसी कोई चीज़ हो। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा MiG-21 को फ्लाई करते हुए आगे बढ़ रहे थे बटालिक सेक्टर में। तभी उन पे दुश्मन की एक सरफेस टू एयर मिसाइल टकराई और उन्होंने इजेक्ट कर दिया सेफली। अब नियम ये है, जिनेवा कन्वेंशन का नियम ये कहता है कि अगर कोई दुश्मन सैनिक आपके इलाके में है
तो आपको उसको प्रिजनर ऑफ वॉर है आपका, और आपको उसको पूरे ह्यूमनिटी के साथ ट्रीट करना है। वो अपने देश का सैनिक है, वो आपका सोल्जर किसी का दुश्मन नहीं होता, सोल्जर बस अपने देश के लिए लड़ता है। तो अगर आपके देश में वो पकड़ा जाता है तो आपको सम्मान के साथ उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करना, उसके साथ मारपीट और तमाम चीज़ें नहीं करनी। लेकिन अभी हमने 2019 में भी देखा कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के साथ क्या हुआ, और सेम चीज़ स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा के साथ हमें देखने को मिली थी। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा की जब बॉडी वापस आई पाकिस्तान से, तो ये पता चला कि जब वो इजेक्ट करके उतरे तो वो गलती से एलओसी के उस पार उतर गए थे, क्योंकि ऊपर से ऐसा कुछ नहीं दिखता जैसा हमने बताया। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा को पाकिस्तानियों ने 2 गोलियां मारी थी, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बात कंफर्म हुई थी। इसके बाद जब इंडियन एयरफोर्स ने लगातार रॉकेट पॉड्स और अपने मिराज इस्तेमाल करने शुरू किए, तो उसके बाद ऑपरेशन सफ़ेद सागर का थोड़ा सा रुख चेंज होने लगा। पाकिस्तान लगातार बैकफुट पे हटने लगा उसके बाद से। और यहाँ ऑपरेशन सफ़ेद सागर के बारे में आप जब भी यहाँ पे करगिल कभी आप वॉर मेमोरियल आएँ तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हर ऑपरेशन के बारे में उस तरीके की जानकारी दी गई है, क्योंकि उस समय गर्मी के मौसम में या उतनी ऊंचाई पे कोई भी फाइटर जेट का इंजन उस तरीके से काम नहीं करता, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है। और इंजन में एक चीज़ होती है जहाज़ों के इंजन में कि उनको जो फ्यूल बर्न होता है उसको जलने के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में चाहिए होता है। मिग 21 के इंजन में फ्लेम आउट की समस्या आ रही थी उस समय, बावजूद इसके इंडियन एयरफोर्स ने लगातार ऑपरेशन जारी रखे। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर्स थे, जो गनशिप्स थी, जो लगातार जा रहे थे, और वो जो आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स जिनको हम कहते हैं, उन्होंने जो कैजुअल्टी इवैक्यूएशन था, खासकर जो कैजुअल्टी जो सैनिक हमारे घायल हो रहे थे या जो जिनकी मौत हो रही थी, उनको वहाँ से वापस रेस्क्यू करना, सप्लाईज पहुँचाना और तमाम ऐसी चीज़ें करना जो इंडियन एयरफोर्स जो सपोर्ट रोल कह सकते हैं कि मी-17 जो हेलीकॉप्टर हमारी स्क्वाड्रन थी वो उस समय सपोर्ट रोल में थी। और कई बार जो हमारे गनशिप थे उनके जो संगर थे जहाँ पे वो खाना रखते थे, अपना जो बुलेट्स रखते थे, उनको तबाह करने में हमारी हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। तो जब भी आप यहाँ पे आएंगे आपको ये सारी चीज़ें, वो सारे म्यूरल्स और सब कुछ दिखेंगे जो ये याद दिलाते हैं कि 1999 की करगिल वॉर का जो हम सेलिब्रेशन करते हैं, तो हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिनकी वजह से ये सेलिब्रेशन, ये जश्न मुमकिन है। जो यंग ऑफिसर्स थे हमारे 20 साल से 30 साल के बीच में, उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने बिल्कुल अपनी परवाह नहीं की, जबकि उन्हें पता था कि इतने हैवी फायर में अगर हम जाएंगे तो शायद हम ना बचें। बावजूद उसके जब आप वो इंडियन एयरफोर्स और हमारे आर्मी के ऑफिसर्स की कहानियाँ सुनते हैं, जब जवानों की कहानियाँ सुनते हैं, तो यही लगता है कि आज हम सुरक्षित हैं। तो बस ये आर्मी और एयरफोर्स और जो हमारी नेवी, मतलब हमारी जो फोर्सेस हैं, हम बस उसकी वजह से सेफ हैं, क्योंकि दुश्मन हमेशा ताक में बैठा है कि कब उसको मौका मिले और वो एलओसी या एलएसी पार करके अंदर घुस जाए। लेकिन जो हमारे ये सैनिक हैं जिनके म्यूरल्स हमने आपको दिखाए, जिनकी मूर्तियाँ हमने आपको दिखाई, ये लोग भी खड़े हैं कि एक बार आकर तो देखो। वो गोली लगने के बाद भी वो जो चैलेंजिंग स्पिरिट, वो जो जोश होता है अंदर से, वो नहीं टूटता, और यही चीज़ इंडियन आर्मी को बाकी फ़ौजों से अलग बनाती है। जब आप कारगिल वॉर मेमोरियल में एंटर करेंगे तो जो अमर जवान है उससे ठीक बाईं तरफ, यानी अपने लेफ़्ट साइड, आप देखेंगे कि वो बना है वीर भूमि। इस जगह को कहते हैं, इस जगह को नाम दिया गया है, इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ हर उस वीर का नाम अंकित है, हर उस सोल्जर का नाम अंकित है जिसने देश के लिए अपनी जान दी है। आप देखेंगे कि सारे नाम, उनकी यूनिट और उन्होंने किस तारीख को उनकी शहादत हुई, किस डेट को शहादत हुई, ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं। जैसे जैसे हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं कि ये सारी यूनिट्स जो भी यहाँ पे लड़ाई करती हैं, यहाँ पे जो फ़ौजें लड़ाई करती हैं, उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो भी फोर राजपूत, बैटल ऑफ जोजिला, जो जोजिला पास को बचाने की लड़ाई थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अंकित हैं। आप जब भी आएंगे तो आपको इस हिस्से में ज़रूर आना चाहिए वॉर मेमोरियल के। और हम आगे चलते हैं धीरे धीरे और देखते हैं कि वीर भूमि में ऐसा क्या है, क्योंकि यहाँ का एक एक कदम, आप समझिए हमारे दोनों तरफ सिपाहियों के नाम, उनकी यूनिट्स, उनकी मतलब सारी चीज़ें, वो आप इस तरीके से आप देखते हैं तो ये बहुत इमोशनल मोमेंट है सबके लिए। जो लोग भी यहाँ आ रहे हैं, अभी यहाँ पे कुछ शहीदों के परिजन भी हैं, तो वो लोग भी जब यहाँ आते हैं तो इस जगह पे वो लोग ज़रूर आते हैं ये देखने कि हमारे बच्चे ने या हमारे बेटे भाई जो भी हैं, जिनकी भी जान गई देश के लिए, जंग के दौरान उन्होंने किस तरीके से जो वीरता दिखाई थी। और
सबसे बड़ी चीज़ इंडियन आर्मी को जो खास बनाती है कि हमेशा हमने देखा है कि अपने साथी को बचाने के लिए जवानों ने खुद को खतरे में डाल दिया है। वो चीज़ इंडियन आर्मी को अलग बनाती है, क्योंकि हम हमेशा इंडियन आर्मी बड़ी पेयर्स में ऑपरेट करती है। सिंगल जवान कभी आगे नहीं जाता, हमेशा वो एक बडी के साथ जाता है। और ये तिरंगा लगा हुआ है हर जवान के पास, तो ये जगह हमें हमेशा ये याद दिलाती रहेगी कि हमारी आज़ादी की कीमत ये इन जवानों के नाम है, जो करगिल की वॉर में, उससे पहले और उससे बाद भी, क्योंकि जंग एक ऐसी चीज़ है देखिए जो कभी ख़त्म नहीं होती। देश का दुश्मन भी हमेशा तैयार बैठा है, लेकिन उसी समय हमारे फौजी भी कहते हैं कि नहीं, हम भी उतने ही तैयार बैठे हैं। तो ये एक कंटिन्यूस चलने वाली चीज़ है, और ये दुखद है कि जवानों को इसमें जान देनी पड़ती है। लेकिन हाँ, अब अभी का जो समय आ रहा है, हम देखते हैं कि उसमें टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तमाम चीज़ें, तो वॉरफेयर भी इवॉल्व हो रहा है। तो जवानों के सामने आमने सामने की लड़ाइयाँ या आमने सामने की एयरफोर्स की डॉग फाइट्स, ये उस तरीके से अब नॉर्मल नहीं रह गई। ड्रोन्स का ज़माना है, इन ऐसे हथियारों का ज़माना है जो लॉन्ग रेंज फायर या लॉन्ग रेंज आर्टिलरी फायर इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अभी भी जंग के मैदान में अगर आपको देखना है, जो अगर जंग, जब कहते हैं ना कि एक मिलिट्री में कॉन्सेप्ट है बूट्स ऑन द ग्राउंड का, कि जब तक आप अपने बूट्स नहीं रखेंगे दुश्मन के ज़मीन पे, तब तक आपकी जीत पूरी नहीं मानी जाती है। और उसी के लिए इंडियन आर्मी लगातार दिन रात ट्रेनिंग करती है, दिन रात तैयारी करती है और हमेशा मुस्तैद है। हम जब यहाँ खड़े हैं, अभी भी इंडियन आर्मी के जवान हमारे पीछे उन चोटियों पर तैनात हैं। उनकी नज़र, अब हम यहाँ पे भले विजय दिवस का सेलिब्रेशन कर रहे हों, लेकिन ये विजय दिवस का सेलिब्रेशन अच्छे से हो सके, इसलिए वो वहाँ उन चोटियों पे खड़े हैं। और अब बादलों में वो ढकी रहती है चोटियाँ। कल रात यहाँ बर्फबारी हो रही थी, तो अब सोचिए, अब जुलाई के महीने में अगर बर्फबारी हो रही है, और यही समय था जब कारगिल की जंग चल रही थी, तो ये जगह हमें हमेशा ये याद दिलाती रहेगी, ये मेमोरियल हमें याद दिलाता रहेगा कि आज़ादी की कीमत बहुत मुश्किल होती है। और ये सबसे मुश्किल उनके लिए होता है जो अपने घर वालों को खोते हैं, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पिता। लेकिन इस जगह से हमें ये सीखना चाहिए कि करगिल सिर्फ एक जंग नहीं थी, करगिल एक लेसन भी था। वो लेसन जिसके बाद से हमने बहुत कुछ सीखा। हमने तमाम वेपन्स में अपने अपग्रेड किए, हमने तमाम चीज़ों में अपग्रेड किया, हमने जो कोऑर्डिनेशन होता है फोर्सेस में, तीनों ट्राई सर्विसेज में, वो डेवलप किया। हमने इस पूरे लद्दाख रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर को उस तरीके से डेवलप किया कि हमारे सैनिक कभी भी ज़रूरत पड़ने पर रैपिड डिप्लॉय कर सकें। आज IL-76 और C-130 जैसे बड़े बड़े जहाज़ यहाँ उतर सकते हैं। तो दिल्ली से अगर किसी जवान को यहाँ पहुँचना है, तो 1 घंटे के अंदर हम तुरंत डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें लगातार, और ये और भी आगे जा रही हैं। तो करगिल से हमने जो सीखा है, हम उससे सबक लेकर आगे बढ़ते रहें, और ये हमेशा याद रखें कि हम अपने जवानों की बदौलत ही देश में सुरक्षित हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे है शुभम, मेरा नाम है मानस। देखते रहिए दी ललन टॉक।